हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के लिए आज का ये सेशन लेकर के आया हूं राजस्थान एलडीसी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी लोग लगातार मुझसे पूछते रहते हैं कि सर वैकेंसी कब आएगी, कितने पदों पर आएगी, कब आ सकती है, सीईटी में हमारे मार्क्स इतने हैं, इन सभी इस प्रकार के डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं। साथ ही साथ हम आगे तैयारी कैसे करें वो भी बताने वाला हूं। और मेरा सिलेक्शन किस प्रकार से हुआ है, मतलब आपको पता होगा कि मैं एलडीसी सिलेक्टेड हूं, लेकिन अभी प्रेजेंट में मैं लैब असिस्टेंट की सर्विस जो है दे रहा हूं राजस्थान सरकार के अंतर्गत। तो आप लोगों को बता दूं कि मैंने किस प्रकार से एलडीसी में सिलेक्शन लिया था, जहां पर आप लोगों ने देखा होगा 2018 के साइंस और मैथ के पेपर का लेवल कोई जो है ना, मतलब हर साल वाला लेवल नहीं था, बहुत अपर लेवल पर जाकर के पूछा था उन्होंने साइंस में। तो फिर आखिर मैंने कैसे जो है पहले से ही उस लेवल तक की तैयारी करी थी, आप सभी को वो सभी चीजें बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए भर्ती कब आएगी, ये आपका डाउट है, मुझे पता है। दूसरा, मैंने कैसे किया तो मैं बताऊंगा ही। पद और योग्यता, न्यू सिलेबस एवं पेपर पैटर्न क्या हो सकता है, और सीईटी के कितने अंकों वालों का सिलेक्शन होगा, तैयारी कैसे करूं सर, और सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत आ रही है सर मेरे साइंस और मैथ कैसे तैयार करूं। तो सब चीजें एकदम सटीकता के साथ में आपको दी जाएगी। हम उल्टे क्रम में चलेंगे, मतलब आपको जो है ये भर्ती कब आएगी, मैंने कैसे किया था, ये तो बता दूंगा। लेकिन पहले हम ये समझे कि हमें एलडीसी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो सिलेबस वाला पॉइंट है उसको देखें। तो देखिए यहां पर बात करते हैं अपन, तो न्यू सिलेबस एवं पेपर पैटर्न क्या रहेगा। देखिए न्यू सिलेबस जो है उसमें स्पष्ट आपको बता दूं कि राजस्थान सरकार जो है इस एलडीसी के सिलेबस को लेकर के बात नहीं कर रही थी। जो आपके न्यूज़पेपर में वायरल हुआ था वो ये था कि जहां कहीं भी अभी तक राजस्थान का जीके, टेक्नोलॉजी, इस प्रकार की चीजें ऐड नहीं हुई है, कंप्यूटर वगैरह, वो चीजें चेंज करनी है। इस सिलेबस में आप लोग सभी जानते हैं एलडीसी के ऑलरेडी ये चीजें मेंशन की हुई है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में ज्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला, क्योंकि आपके सिलेबस में राजस्थान जीके भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, और आपका जो है मैथ भी है, हिंदी है, इंग्लिश है, लगभग सभी सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब आपके सिलेबस में किसी भी प्रकार का जो है चेंज होने की गुंजाइश नहीं है। पेपर पैटर्न वही रहेगा जो पहले का चला आ रहा है। ठीक है, मतलब वही, क्योंकि उसमें चेंज करने जैसा कुछ है नहीं, जहां चेंज करें क्या चेंज कर सकते हैं यूं। तो जहां चेंज होने की गुंजाइश है वहीं पर चेंज होता है, यहां पर चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि एलडीसी का सिलेबस कई बार जो है सिलेबस चेंज हुआ दूसरे भर्तियों का, लेकिन इसका नहीं हुआ है, तो आगे भी नहीं होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं सीईटी के विद्यार्थियों की कि कितने अंक वाले। तो सीईटी के विद्यार्थी जो है जिन्होंने सीईटी दे रखा है उन्हीं के लिए एलडीसी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा है, ये तो आपको पता ही होगा। क्योंकि राजस्थान सरकार के अंदर आपको पता होगा लास्ट ईयर सीईटी का नोटिफिकेशन आया था, आपने एग्जाम दी है, और उसी में से जैसे जूनियर अकाउंटेंट में बच्चों को एग्जाम देने के लिए मौका दिया जा रहा है, और भी एग्जाम में मौका दिया जा रहा है, वैसे ही एलडीसी में भी यही होने वाला है। तो सीईटी की कट ऑफ कितनी जा सकती है इसके ऊपर मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप लोग जो है इस पर ज्यादा बहस करने से बढ़िया होगा कि आप अपनी तैयारी जारी रखें। क्यों सर? क्योंकि सीईटी के अंदर हो सकता है कि अब नई सरकार है और ये 40% वाला रूल जो है वो लागू हो जाए, और अगर 40% वाला रूल लागू होता है तो आप सभी लोग समझदार हैं ही इतने तो कि जिसके 120 नंबर आ गए वो तैयारी कर सकता है। तो इसका मतलब मेरे कहने का यही है कि 120 से ऊपर अगर एक नंबर भी है तब भी आप तैयारी करिए, और चाहे 100-200 नंबर भी ऊपर है, 200 तो सॉरी होंगे नहीं, 100-150 नंबर भी ऊपर है, तब भी आप तैयारी कर सकते हैं एलडीसी एग्जाम की। ठीक है, अब बात करते हैं आगे तैयारी कैसे करें। सॉरी, पहले पद और योग्यता बता देता हूं। तो पद जो है आप लोगों को बता दूं, लगभग अभी जो है एलडीसी के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज खाली है, और इस साल जो है ऐसा कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट जो है 10,000 तक पद हो सकते हैं। अब एग्जैक्ट कितने आएंगे ना तो मैं वहां बैठे बैठे डिसाइड करने वाला, ना आप करने वाले, पद कितने भी आवे हमें तो तैयारी करनी है, तब हमारा सिलेक्शन होगा। ठीक है,
आपको पता होगा आरआरबी एएलपी का भी जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब योग्यता क्या रहेगी? तो योग्यता 12वीं ही रहेगी, ठीक है, उसमें कोई चेंज होने वाला है नहीं, क्योंकि वो सीईटी के अंदर इंक्लूड है, तो 12वीं सीईटी के अंदर है एलडीसी, इसलिए आपके योग्यता 12वीं पास ही रहेगी। क्लियर, ये चीज भी आपके। तो देखो भाई, सबसे पहले तो जिन्होंने सीईटी दिया है उनको तो इसकी तैयारी करनी ही है। 120 नंबर आ रहे हैं या इससे ऊपर है तो आप तैयारी में लग जाइए। हाँ, 120 से कम है तो फिर आप जो है अपने दूसरे एग्जाम को भी एक साथ में तैयारी करते रहे। अगर इसमें मौका मिल जाए तो इसमें कर लीजिएगा, अदरवाइज फिर आप उसमें तो तैयारी करते रहिए। इसके साथ न्यू सिलेबस तो आपको बता ही दिया, कोई चेंज नहीं होने वाला, पैटर्न में भी कोई चेंज होने की गुंजाइश नहीं है, अभी आप उसी के अनुसार तैयारी करें। पद और योग्यता भी बता दी है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे। ये सब जो पॉइंट है ना, प्रथम प्रयास है, कैसे तैयारी, साइंस मैथ कैसे, ये सब आगे सिलेबस के साथ डिस्कस करता हूं मैं। ये रहा आपके एलडीसी एग्जाम का सिलेबस, ठीक है। इसमें मैं आपको सोर्सेस भी बता दूंगा, कैसे प्रिपरेशन करनी है वो भी बता दूंगा, और अपन आगे बढ़ेंगे रणनीति के साथ में। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पेपर इसमें कितने होते हैं। 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होते हैं। और 2 पेपर, एक पेपर के अंदर आपका सामान्य ज्ञान, गणित और विज्ञान आता है, और दूसरे पेपर में हिंदी इंग्लिश आता है। ये होता है फेज 1 के लिए। फेज 1 का मतलब है जहां आपका रिटन पेपर। फेज 2 भी इसके अंदर होता है, जिसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जो है आपका नॉलेज चेक किया जाता है, और साथ ही साथ आपकी टाइपिंग स्पीड भी चेक की जाती है। कई लोगों को फेज 2 को लेकर के भी डाउट है कि टाइपिंग ही होती है, तो ऐसा नहीं है, केवल टाइपिंग नहीं करवाई जाती है, वहां पर आपसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी आपको वहां करनी होती है। वो 25-25 नंबर की होती है, हिंदी और इंग्लिश, और 50 नंबर की टाइपिंग होती है, 25 हिंदी 25 इंग्लिश, ऐसे रहता है पैटर्न 100 नंबर का पूरा, ठीक है। बात करते हैं फेज 1 की। 3 घंटे का समय मिलेगा आपको, और 100 अंकों का पेपर आपके होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस में सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज जो है, इसके भी आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 ही क्वेश्चन आपके दैनिक विज्ञान के आते हैं, 50 ही क्वेश्चन आपके किसके आते हैं? गणित के आते हैं। तो तीनों ही सब्जेक्ट का वेटेज, यानी आप चाहे जीके पढ़ें, चाहे जीएस पढ़ें, चाहे मैथ्स पढ़ें, है ना, सभी से क्वेश्चन कितने कितने आने वाले हैं? 50-50 ही आने वाले हैं। बस एक बात जरूर है कि जीएस और मैथ्स के अंदर जो है आपका सिलेबस भी फिक्स है, क्वेश्चन पैटर्न भी फिक्स है, और आप अगर पढ़कर गए तो आपके मार्क्स आना भी फिक्स है। लेकिन बात करें अगर जीएस की, तो जीएस के अंदर पढ़ना भी बहुत ज्यादा है, और अनसर्टेनिटी भी रहती है। हो सकता है करंट अफेयर के ज्यादा आ जावे, कई बार हो सकता है साइंस के जो आपका हिस्ट्री है, सॉरी, उसके बहुत ज्यादा डीप में क्वेश्चन पूछ ले हुए, कभी ज्योग्राफी के ज्यादा ही टफ क्वेश्चन पूछ ले हुए, कभी इकोनॉमिक्स के ज्यादा बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले हुए। तो इस प्रकार की अनसर्टेनिटी रहती है जीएस वाले पोर्शन में। लेकिन 50-50 क्वेश्चन ही तो आ रहे हैं अपने, तो क्यों ना हम उस चीज को ज्यादा प्रिपेयर करें जो हमारे फिक्स है, क्योंकि मैंने यही किया था, मैं अपना बता रहा हूं। मैंने खुद जीएस और मैथ के भरोसे ही जो है पेपर में बैठा था। अब वो अलग बात थी कि जीके का जो जो क्वेश्चन मुझे आ रहे थे वो मैंने कर लिए, पर मुझे जो पुस्टअप मिला हुआ था, जो मुझे कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर, वो केवल और केवल मैथ और साइंस में था। क्योंकि 50-50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन अगर सही हो जाते हैं तो आपके लगभग 66 मार्क्स के आसपास आप स्कोर कर जाते हो। कितना? 66 मार्क्स। और 100 में से अगर 66 आप इसमें लेकर आ गए, और दूसरे पेपर में भी 100 में से इतने ही लेकर आ गए, तो आपके मार्क्स कितने हो गए? 132 नंबर के आसपास हो गए। अब 200 में से 132 नंबर अगर फेज 1 में आप लेकर के आ जाते हो, तो लगभग आपके चांस हो जाते हैं। मेरा तो हो गया था, हो सकता है इस बार जो है कट ऑफ अलग चाहे कुछ बन जाए, थोड़े बहुत आप जीके में भी तो सही करोगे भाई, है। पर अगर आप इसको ज्यादा टाइम दोगे तो ये रिजल्ट ज्यादा देगा। ये 66 में से 66 लाने की कैपेसिटी आप में हो सकती है, लेकिन यहां पर जो ये आपके 33-34 नंबर है, वो आप 100% दावे के साथ नहीं कह सकते कि इतना पढ़ने के बाद इतने आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या समझना होगा, जो चीज हमारे हाथ में है हम उसे पूरा कर लेवे, यानी हम जनरल साइंस को और मैथ्स को बहुत अच्छा करने की कोशिश करें।
क्योंकि जीएस के अंदर अनसर्टेनिटी है, ये बता दिया। अब जीएस में सिलेबस देख लो एक बार, आपके समसामयिकी मामले यानी कि करंट अफेयर। अब करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, डेली एक तो न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, क्योंकि कई क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाते हैं तो वो अपने सही हो जाएंगे। दूसरा, आप जो है कोई भी एक मंथली मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं। आपको पहले ही बता दूं कि आप जो है अगर रेगुलर के साथ में यूट्यूब पर रेगुलर क्लासेस देख करके नोट्स बना रहे हो, देखो 10 क्वेश्चन होते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करो और सीधे क्वेश्चन बना लो ना, वहां क्या समझने वाली बात है, मुझे ये समझ में नहीं आता। हाँ, अगर आपको मजे लेने हैं कि हाँ हमको तो जो है बहुत मजे आते हैं 4-4 घंटे पढ़ने के, तो फिर आपकी इच्छा है करंट अफेयर आप 10-10 घंटे पढ़ो, लेकिन सिलेक्शन तो केवल करंट अफेयर से होगा नहीं, ये और बता दूं, ठीक है। तो आप इसके लिए सीधा सा शॉर्टकट तरीका है जो मैंने अपनाया था, न्यूज़पेपर डेली पढ़ लो, आपके 2-4 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। बाकी बचे आपके लिए जो आपकी जो भी मूमल की आती है, प्रतियोगिता दर्पण आती है, इसके अलावा भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह किसी की भी पढ़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने क्वेश्चन मूमल में से सही होने हैं उतने ही किसी भी कोचिंग की जो आपकी करंट अफेयर्स की मैगजीन है उसमें से भी हो जाएंगे। ऑलमोस्ट सभी का कंटेंट एक जैसा ही रहता है, ठीक है, एक दो क्वेश्चन इधर उधर कुछ हो जाते हैं, वो कोई अपने आप छाप देते हैं, फिर वही आपको शो किया जाता है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बाकी सब वहीं से ले रहे हैं, कहां से, न्यूज़पेपर में से ही सभी न्यूज उठाते हैं और फिर उसको आगे हिंदी में टाइप वगैरह करके न्यूज दे देते हैं। समझ आई बात? तो इसके लिए तो आप न्यूज़पेपर बेस्ट सॉल्यूशन है मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं भूगोल के लिए, तो भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, ये जो है ना भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, ये आपको भारत के रेस्पेक्ट में पढ़ना है। यहां लिखा हुआ है भारत की पारिस्थितिकी एवं वन्य प्राणी, ठीक है। और फिर इसके बाद में है कि राजस्थान की भौतिक दशाएं, जिसमें जलवायु, वनस्पति, मृदा, भौतिक विभाग, मानव संसाधन, जनसंख्या, जनजातियां और खनिज, वन, जल, पशु, प्राणी संरक्षण, इन सभी के बारे में पढ़ना है। तो अल्टीमेटली इसमें एक तो पढ़ना है आपको भारत की पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम जो है अपना इकोलॉजी है, उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, और वन्य प्राणियों के बारे में। बाकी का पूरा पोर्शन आपको जो है लक्ष्य की पुस्तक के अंदर मिल जाएगा। राजस्थान के लिए मुझे ऐसा लगता है जीके में लक्ष्य की पुस्तक बेस्ट है, ठीक है। आप, मैं तो यही सजेस्ट करता हूं, मैं यही पढ़ता हूं, इसलिए तो आप लक्ष्य में से पढ़ सकते हो। क्लियर? फिर ये देखिए राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास, इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है ना, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। तो इसके लिए आप जो है सीधा सीधा एक तो अपना बजट अभी आएगा वो पढ़ लेना, अभी लेटेस्ट आने वाला है वो पढ़ना, ठीक है। ये जनवरी तो देख लो भैया पूरा होने वाला है, फरवरी में आपका बजट आ जाएगा, ठीक है, उसको पढ़िएगा। और एक आप जो है लास्ट ईयर की जो आर्थिक समीक्षा है, इकोनॉमिक रिव्यू है, उसको पढ़िएगा। अब उसको पूरी नहीं पढ़नी है। अच्छा सर, तो क्या पढ़ना है? पूरी नहीं पढ़ते हैं, बजट और आर्थिक समीक्षा पूरे रट्टे नहीं मारते हैं, बहुत ज्यादा पेज होते हैं, इतना याद हो जाता तो फिर अपन टॉप कर लेते। इतना याद नहीं करना। हमें क्या करना है कि जो हमारे सिलेबस में हो, जैसे देखो प्रमुख फसलें हैं, कृषि आधारित उद्योग है, सिंचाई परियोजना है, मरुभूमि के विकास से संबंधित परियोजनाएं हैं, हस्त उद्योग है, आर्थिक योजनाएं, कार्यक्रम, विकास संस्थाएं जिनसे पंचायती राज और उनकी भूमिका। तो ये सब आपके जो यहां लिखा हुआ है, ये कि ये हेडिंग आपको आर्थिक समीक्षा में, बजट में भी मिल जाएगी। आप उसमें पढ़िए और उसमें से जो है फिर आपके नोट्स बनाइए, क्योंकि जो हर बार देखा जाता है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा और बजट में से ही पूछे जाते हैं, ठीक है, ये पहले ही बता दूं। हाँ, अगर आपको जो है फिर भी इकोनॉमी पढ़ने की इच्छा करे तो आप जो ये लक्ष्य की पुस्तक लाओगे ना, इसी के साथ इकोनॉमी वाली भी ले आना भाई, उसी में होगा, ठीक है। उसमें से भी आप कंटेंट पढ़ सकते हो। तो फर्स्ट आ गया आपका न्यूज़पेपर पढ़िए, एक मैगजीन पढ़िए। दूसरा, भारत और राजस्थान, भारत के लिए तो आप जो है कहीं से भी एक आध कोचिंग से पढ़ लीजिएगा, या हम खुद भी पढ़ा देंगे पारिस्थितिकी की, या फिर आप जो है आप आगे देखोगे साइंस के अंदर भी ये पारिस्थितिकी आने वाला है, तो वहां से भी कवर हो जाएगा। राजस्थान की भूगोल के लिए बता ही दिया, लक्ष्य की पुस्तक सही है। इकोनॉमी के लिए बजट और आर्थिक समीक्षा में से पढ़िए, और फिर बाद में आप चाहो तो एक बार जो है लक्ष्य में से भी पुराने कोई जो है डाटा वो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, क्योंकि कई बार आपके क्वेश्चन एक दो ऑप्शन पुराने डाटा के अकॉर्डिंग भी होते हैं, तो वहां थोड़ा सा दिक्कत नहीं हो इसलिए। इसके बाद में आगे बात आ जाती है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति की। किसकी बात आती है? राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति की। तो इसके अंदर आपको पढ़ना है मध्यकालीन इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक पुनर्गठन, लोक भाषाएं,
लोक संगीत, लोक नृत्य, संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देवियां, सांप्रदायिक सौहार्द, मेले, त्योहार, रीति रिवाज और वेशभूषा, आभूषण, ये सब पढ़ना है। तो इसके अंदर मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, आप लक्ष्य की पुस्तक में से तो पढ़े ही, ठीक है, लेकिन इसमें भी आप क्या पढ़ें पहले, वो आप ध्यान रखिएगा कि आपको हमेशा पहले कला एवं संस्कृति वाला पोर्शन पढ़ना है। क्योंकि एक तो कला एवं संस्कृति आसानी से याद हो जाएगा आपको। जैसे आप डेली की तिथि याद कर लीजिए कि आज कौन सी तिथि है। आज की तिथि के जो जो त्योहार है वो ऐसे रेगुलर में आप याद करते रहोगे तो 2-4 महीने में सभी आपको याद हो जाएंगे। और जो हिंदी अपने मंथ है, माघ, पो ऐसे बोलते हैं ना, वो वाले मार्कशीट वगैरह ये सब भी आप को याद हो जाएंगे। अभी से ही आप याद करना शुरू कर दीजिए कि जनवरी से फरवरी के बीच में कौन सा मंथ आता है, फरवरी से मार्च में कौन सा है, मार्च से अप्रैल, ऐसे होली जैसे फाल्गुन में आती है। तो ऐसे आप जब मंथ याद कर लोगे तो ये याद हो जाएगा। साथ ही साथ अभी ये नया साल है भाई, सीधी सी बात है, जनवरी से स्टार्ट हुआ है, तो अब सभी चीजें जो है अब स्टार्ट होगी, जैसे त्योहार है, कोई मेले है वगैरह सब कुछ। तो आप क्यों ना इस पहले मंथ से ही अपनी तैयारी इस हिसाब से करो कि आपका कला एवं संस्कृति तो साथ के साथ ही पूरा हो जावे। क्लियर? इसके अलावा लोक देवता देवियां ये सब इसमें अच्छे से दे रखा, आप इसमें से पढ़ लीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। मैंने तो यहीं से पढ़ा था। अब मध्यकालीन इतिहास जो है उसको आप अभी छोड़ देवे, अभी मतलब आप जो है पहले उस पोर्शन को तैयार करें जहां से आपके क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांस है, या जहां से आपके क्वेश्चंस सही होने के भी चांस है। क्योंकि मध्यकालीन इतिहास कोई छोटा सा इतिहास नहीं है, बहुत ज्यादा आपको पढ़ना होगा, और उसके बावजूद भी ऐसा कोई क्वेश्चन बन सकता है जो आप कितना ही पढ़ लो फिर भी नहीं सही हो सकता। तो ऐसे हम क्यों अनसर्टेनिटी में फंसे? जहां पर फिक्स चीजें हैं वो तैयार करें। पहले आप भूगोल तैयार करें, इकोनॉमी तैयार करें, कला संस्कृति तैयार करें, ठीक है, उसके बाद में आप इसमें फंसिएगा। और लास्ट में आपका है राजस्थान का औद्योगिक विकास। तो इसके अंदर आपको ये सब चीजें वापस से बता दिया है कि बजट के अंदर मिल जाएगी, और आपको भूगोल की जो बुक लाओगे उसमें भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको अब सीधे सीधे से क्या करना है, भूगोल पढ़नी है, राजस्थान की कला संस्कृति पढ़नी है, बाद में इकोनॉमी पढ़नी है, ठीक है। बस ये 3 सब्जेक्ट पढ़नी है, और साथ में साथ आपको रेगुलरिटी रखनी है न्यूज़पेपर की, ताकि आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन जो आएंगे वो सही हो जाए। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं दैनिक विज्ञान की, एवरीडे साइंस की। तो एवरीडे साइंस के अंदर आपको बता दूं कि आपके 2018 का एलडीसी का पेपर उठाकर देख लीजिए। मैं खुद कह रहा हूं रियली टफ पेपर था, आसान पेपर नहीं था। साइंस के क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब उस लेवल की साइंस आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी डायरेक्टली। आप चाहे कोई भी बुक उठा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि नहीं है रियल में कंटेंट उस लेवल का, जिस लेवल का पेपर आया था। न्यूमेरिकल वगैरह उस पे कहीं भी किसी भी साइंस की बुक में नहीं दे रखे हैं, ठीक है। तो इसके लिए मेरी तरफ से आपको एक ही रिकमेंडेशन है कि इस चीज को मैंने देखा है और इसीलिए हमने पढ़ाना भी शुरू किया है, और फ्री ऑफ कॉस्ट, FOC, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को साइंस हमारे यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट पढ़ाई जा रही है, वो भी एडवांस लेवल पर। जिस लेवल के क्वेश्चंस आए थे ना उस लेवल पर जाकर के पढ़ाया जा रहा है। आप जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। अभी तक 60 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। कितनी? 60 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। हम केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, ये स्टार्टिंग की 3 यूनिट, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण, अपचयन, अभिक्रियाएं, उत्प्रेरक, धातु अधातु, इनके यौगिक, मानव सामान्य जीवन में जो भी यौगिक काम में आते हैं वो आपके, फिर इसके बाद कार्बन, कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपका फ्रियोन, आपका कार्बन के अपरूप, CNG, बहुलक, साबुन अपमार्जक, ये सब चीजें हो चुकी है। और अभी वर्तमान में जो यूनिट चल रही है 4थे नंबर की, वो है ऑप्टिक्स, जिसके अंदर प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम हो गया, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट हो गया है, और अब चल रहा है लेंस के प्रकार। आप लोग जाकर के देखिए, आपको पता चल जाएगा। इसके लिए मेरा यही रिकमेंडेशन है कि हम जो आप लोगों को क्लासेस और नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, अगर उतना भी आपने कर लिया तो आपका निश्चित रूप से ही जो है
50 में से मैं लिख के दे सकता हूं 40+ क्वेश्चन आप सही करके आ जाओगे, अगर आपने चीजों को समझा है, अच्छे से याद कर लिया है और जो बताया वो कर लिया तो। ठीक है, नोट्स आप लोगों को अवेलेबल करवा दिए जाएंगे और इसकी बुक भी हम खुद लॉन्च करने वाले हैं, वो मोर देन इनफ होगी। बात करते हैं आगे, ये पूरा सिलेबस जो है ना, ये सब कुछ हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। साइंस आपको पूरी की पूरी एकदम बहुत ही शानदार वे में करवाई जाएगी और फुली डीप के साथ में इतना डीप नॉलेज दिया जाएगा कि आपका जो है क्वेश्चन बाहर नहीं जा पाएगा, आप खुद साइंस को समझ पाएंगे और आगे भी किसी एग्जाम में अगर साइंस आएगी ना, तब भी आप खुद अपना दिमाग लगा करके क्वेश्चन करके आ जाओगे। समझ में आ गई बात करते हैं गणित की, तो गणित भी हमने ऑलरेडी पढ़ा दी है और इसकी भी अब जो है एडवांस क्लासें, हमने पहले बेसिक चीजें पढ़ाई है आपको पता होगा, अब हम इसकी जो है एडवांस, अब हम क्या पढ़ाने वाले हैं, एडवांस क्लासें जो है इसकी, वो भी हम चालू करने वाले हैं। किसकी, इस मैथमेटिक्स की एडवांस क्लासेस को भी हम शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर हम एक आपके एलडीसी 2018 के पेपर के लेवल से भी अपर लेवल के क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, ताकि आप लोग जो है अपनी अच्छे से तैयारी कर सकें। उसके लिए मेरी तरफ से आपको एक रिकमेंडेशन है कि ये सभी जो है टॉपिक आप पहले YouTube के ऊपर अवेलेबल बेसिक जो हमारी क्लास है वो देख लीजिए। उन क्लासेस को देखने से आपको ये फायदा होगा कि मैथमेटिक्स के अंदर जो है गणित को गणित ही क्यों कहा जाता है, वहां से भी आपको चीजें समझ में आ जाएगी। मतलब बिल्कुल बारीक बारीक वाली चीजें, आपको बराबर का साइन क्या होता है, छोटा ब्रैकेट क्या होता है, बड़ा ब्रैकेट क्या होता है, आपके जोड़ बाकी गुणा भाग कैसे करते हैं, शॉर्टकट्स बताए हैं, उनको जब आप कर लोगे तो फिर आपको एक एडवांस मैथ पढ़ने में बहुत मजा आएगा और आप लोग जो है आसानी से समझ पाएंगे। क्योंकि हमारे पास में हमारे जो विद्यार्थी रीट में सेलेक्ट हुए, ग्राम सेवक में सेलेक्ट हुए, पटवारी में हुए, लैब असिस्टेंट में हुए, हाईकोर्ट एलडीसी में हुए, तो उन्होंने ही बताया है कि सर जो आपने बेसिक वाली मैथ पढ़ाई है वो बहुत शानदार है, लेकिन अब आप उसको अगर अपर लेवल पे पढ़ा दोगे तो और भी जो आगे आने वाले एग्जाम है, चाहे वो फिर एसएससी तक का हो, उस लेवल तक के हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। पहले आपको क्या करना होगा, इस बेसिक को पढ़ना होगा। इसमें जो भी आपकी चीजें हैं, देखिए वैदिक गणित है एक, तो फिर ये गुणनखंड है, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण दो चरों वाले, द्विघात समीकरण, ये बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। अरे ये सब सेकंड ग्रेड का बेसिक है और हम सेकंड ग्रेड के लिए जब मैथ पढ़ाते हैं तो ये चीजें हम वहां डिस्कस कर लेते हैं। तो उसी में से आप सोचिए, जो सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ाया गया है वो बेसिक कह रहा हूं मैं आपको, तो सोचिए आपके लिए कितना अच्छा बेनिफिट हो जाएगा कि आपका एक बूस्टअप, इतना लेवल आपका जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, आप मैथ को सीख जाओगे। और जब सीख गए तो फिर आगे मैथ का कितना ही लेवल का क्वेश्चन आए ना, क्या फर्क पड़ता है, थ्योरी पढ़ी और समझ गए, क्वेश्चन आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप इसको जरूर से एक बार पूरी यूट्यूब पर प्लेलिस्ट हमारी अवेलेबल है, देखिएगा। त्रिकोणमिति, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल वगैरह, ये निर्देशांक ज्यामिति, लाभ हानि, साझा प्रतिशत, बट्टा बट्टी, ये सब पढ़ा रखा है। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो यहां पर इस प्रकार से अपने पास में जो है अपने 150 क्वेश्चन आने वाले थे, जिसमें आपके जीके है, ठीक है, जीएस है और मैथ है। 50 50 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और सभी के मिला करके 100 नंबर होने वाले हैं। ठीक, सीधी सी बात है। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी और आपके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ये बात तो आपको पता ही है। तो जीके के लिए आप केवल तैयारी करिए। जीके में भी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स चाहिए हो जो मैंने पढ़े थे, तो वो हमारे राजस्थान एकेडमी सिरोही ऐप के ऊपर अवेलेबल है। आप ऐप को डाउनलोड करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे नोट्स मिल जाएंगे। आप नोट्स पढ़िए और वहां से जो है आप प्रिंट भी करवा सकते हैं डाउनलोड करने के बाद में। ठीक है, साइंस के नोट्स आपको अगर चाहिए हो और आप हमारी पहले क्लासेस देखें, क्लासेस का कंटेंट देखने के बाद में आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7073153937 पर। ठीक है, आप लोगों को पीडीएफ नोट्स जो कि रंगीन रहेंगे, पीडीएफ नोट्स हमारी रंगीन रहेगी। ठीक है, जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है
वो ही कंटेंट एकदम पीडीएफ फॉर्मेट में कम से कम पेज में आपको पूरा अवेलेबल करवाया जाएगा। तो आप इस व्हाट्सएप पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैथ की क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्दी एडवांस लेवल की भी शुरू कर दी जाएगी। क्लियर? तो इस प्रकार से आपका पहला पेपर जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं अगर आप हमारे साथ में जुड़े रहे और आप खुद भी जो जो बताया जाए वो मेहनत करते रहे। तो मैंने इसके अंदर यही था, देखो मैथ के लिए जो मैंने पढ़ा था वो पूरा पढ़ा रहा हूँ। साइंस में जो मैंने आईआईटी लेवल तक की पढ़ाई के लिए जो पढ़ा हुआ था वो नॉलेज मेरा वहां काम आया था। जैसे हकल रूल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था आपके, और भी बहुत ऐसे क्वेश्चन आए थे, जैसे न्यूमेरिकल आ गए थे फिजिक्स में। तो वो अब हम आप लोगों को एक ही दिन में नहीं सिखा सकते, इसलिए आप लोगों को लगातार सभी क्लासेस देखनी होगी और पढ़ना होगा। आप खुद सोचिए कि कितना डीप में पढ़ाया गया होगा कि केवल 3 टॉपिकों की 50 क्लासें हो चुकी है। तो इस स्पीड अगर इस हिसाब से देखें तो 10 टॉपिक है आपके, 10 टॉपिकों का कंटेंट कितना होगा, और वो भी पूरा डीप में पढ़ाया जा रहा है एक एक चीज। आप खुद जाकर के देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो अच्छे अच्छे जो है मतलब जिनकी बायोटेक्नोलॉजी रही भी हो ना, मुझे लगता है उनको भी कंफ्यूज कर देवे ऐसे क्वेश्चन आए थे। पर हमने उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है। नोट्स अलग 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 जो यूपीएससी लेवल के लिए बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं उन कोचिंगों में से हमने जो है नोट्स बनाने की कोशिश करी है और आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए, अब आपका हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी के नोट्स जो है आप लोगों को मिल जाएंगे। हिंदी की क्लासेस भी आप लोगों को हम बहुत जल्दी उपलब्ध करवा सकते हैं। ठीक है, बाकी आप इसके लिए राघव प्रकाश जी की बहुत अच्छी पुस्तक आती है पर ठीक है, वो आप पढ़ सकते हैं राघव प्रकाश जी की। इसके साथ में आप जो अपने 10 12 की हिंदी व्याकरण आती है ना, 9 to 12 वाली, वो आप पढ़ सकते हैं। बस इन दो को अगर आपने पूरा कर लिया तो मुझे उम्मीद है कि आप इसमें आराम से जो आपके इसमें आने वाले क्वेश्चंस हैं वो पूरे आसानी से कर जाओगे। और 50 नंबर की आती है हिंदी, ये ध्यान रखना। ठीक है, 50 नंबर कोई कम नहीं होते, 100 में से 50 नंबर की हिंदी आती है। और इसमें भी देखो अभी भी आपके पास टाइम है। अब आप क्या करो, रोज जैसे कि देखो स्ट्रेटजी में मैंने क्या किया था, मैंने यही किया था कि यहां पर ये देखिए आप सबसे पहले तो पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, इसके बाद में आपके क्या आ जाते हैं, तो ये मुहावरे, लोकोक्तियां और अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द जो आपको इंग्लिश में जिसे कहा जाता है वो। ठीक है, ये सब जो थे ना, 1 2 3 4 5 6 टॉपिक, इन 6 टॉपिकों को तो आप अभी से ही पढ़ना शुरू कर दो। समझ में आ गई बात? इन 6 टॉपिकों को तो अभी से ही दिन के 5 5 10 10 विलोम शब्द याद कर लीजिए, 4 4 5 5 पर्यायवाची शब्द याद कर लीजिए, अनेकार्थक शब्द याद कर लीजिए, मुहावरे, लोकोक्तियां, इनको पढ़ते रहिए। जहां दिखे वहां से पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। क्योंकि ये कोई एक दिन में तैयार नहीं होगा आपका। इसको तैयार करने में मैंने भी 6 महीने दिए थे। 6 महीने तक जब लगातार हम इसको पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे तो बाद में हमारे जहन में घुस गया था। ठीक है, जैसे आंखें चार होना कईयों की तो आंखें चार हो जाती है जब एग्जाम आ रहे होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? अरे भाई, आंखें चार होने का मतलब है प्यार हो जाना। और जब आपके एग्जाम पास आता है तब कोई कोई इस लाइन में घुस जाता है और इसीलिए फिर वो पीछे रह जाता है। तो आपको इस गलती से बचना है और मुहावरे ही याद रखना है, मुहावरों का उपयोग कहीं और नहीं करना है। ठीक है, चलो फिर आप जो है इनके संधि के जैसे कि उदाहरण है, तो जो इसमें बहुत सारे आपने देखा होगा संधि के अंदर भी अपवाद हैं। तो उन अपवादों को आप एक कॉपी में अभी से ही लिख लीजिए और उनको बार बार रिवाइज करिए ना। जितनी बार रिवाइज करोगे उतना अच्छे से याद होंगे। इसमें आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए, एसआई का पेपर उठा लीजिए, आरएएस मेंस के पेपर उठा लीजिए, एलडीसी के पेपर उठा लीजिए, जूनियर अकाउंटेंट का पेपर उठाइए। जहां जहां हिंदी सिलेबस में कहीं पर दिखे उसका पेपर डाउनलोड करिए। और उसमें पूछा गया विलोम शब्द है, आपका ये अंग्रेजी भाषा के शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियां हैं, शब्द युग्म है, उनको नोट्स बनाते चलिए। क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर में से ही कई बार जो है सीधे सीधे आपको देखने को मिल जाते हैं क्वेश्चन। और जो टफ क्वेश्चन होते हैं, पहले ही बता दूं, वही क्वेश्चन आपका होता है टफ जो आपको पहले आ चुका होता है एग्जाम में, लेकिन हम पढ़ कर नहीं जाते हैं ना, इसलिए हमें पता नहीं होता है। और वो फिर बुकों वगैरह में भी नहीं मिलता है। इस लेवल की अगर तैयारी करनी है तो आपको पीवाईक्यू पेपर्स को अभी से ही टटोलना स्टार्ट करिए। आपको लगता है ना कि हम एक साल तक क्या करें,
अरे आप एक साल तक इसलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि आप पहले ही दिन वो चीज पढ़ना शुरू कर देते हैं जो लोग एग्जाम से 2-3 महीने पहले पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले तो आप 1-2 महीने तो केवल प्रीवाइक्यू पेपर्स लाइए अलग अलग, और उनका एनालिसिस करिए, उसमें से नोट्स बनाइए, उसमें से लिखिए अच्छा संधि के ये क्वेश्चन आए हैं, हिंदी इसमें ये इतना ये क्वेश्चन पूछा था, इसका विलोम शब्द ये पूछा था वो पूछा था। फिर बाद में जब आप एक बार ये कर लो पूरा, उसके बाद में आप क्या करिए कि अपनी अब सब्जेक्ट को उठाइए, जो आपको लगता हो कि ये सब्जेक्ट मेरी ठीक ठाक है, इसमें मैं थोड़ा वीक हूं, तो जो वीक सब्जेक्ट है उसके लिए एक अलग से कॉपी खरीदिए, पेन लीजिए और यूट्यूब पे जाइए, या फिर आप जहां से भी कोचिंग अगर कर रहे हैं तो आपकी इच्छा है, बाकी मुझे नहीं लगता कोचिंग की जरूरत है। आप जैसे साइंस में आपको टफ लगता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए और पहली वीडियो से लेकर के अभी तक की सभी क्लासेस को देख करके नोट्स बनाइए और फिर उसको रिवीजन करिए। फिर बार बार वीडियो देखने नहीं आना है, फिर तो नोट्स बनाने के बाद हाँ कोई कॉन्सेप्ट भूल गए वापस आइए वीडियो देखिए, अच्छा ये कॉन्सेप्ट था ठीक है चलो सर ने समझा दिया आगे बढ़ो। समझ में आई बात? ऐसे तैयारी करनी होती है। केवल और केवल यूट्यूब पर वीडियोस देख लेने से या केवल और केवल जो है नोट्स बना लेने से सिलेक्शन नहीं होगा, चीजों को समझना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। तो इस प्रकार से आप हिंदी में जो है फिर जो आपके ये व्याकरण वाला पोर्शन है इसके नोट्स बना लीजिए और फिर इसको रेगुलरिटी के साथ में पढ़ते रहिए रिवीजन करिए और प्रैक्टिस में लाइए। फिर है ना इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। इंग्लिश में भी सेम यही है कि जो चीजें हैं जैसे देखो सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड्स है, कंफ्यूजेबल वर्ड्स है आपके, ठीक है, ये सब याद करने होंगे। फिर ये जो टेंस वगैरह है ये कॉन्सेप्ट है तो इनको एक बार आप पढ़ लीजिए। फिर इसके अंदर जो देखो आपके लेटर आते हैं, पत्र आपके एप्लीकेशंस आती है, तो उनका एक पूरा का पूरा फॉर्मेट होता है पहले से, ईमेल का वगैरह का, तो टेंडर का, इनका सबका फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट एक बार आप खुद अपनी कॉपी में बनाकर रखिए और उसको बार बार फॉर्मेट को देखते रहिए। दिन में एक बार अगर देखोगे तो मुश्किल से 10 सेकंड लगते हैं फॉर्मेट देखने में, बस। अब दिन के 10-10 सेकंड अगर फॉर्मेट देख 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 करोगे ना, आप 2 महीने बाद आंखें बंद करके भी वो फॉर्मेट एकदम एग्जैक्टली बनाना सीख जाओगे और तो आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्शन भी हो जाएगा। समझ में आई बात? हिंदी और इंग्लिश भी आपके 50-50 नंबर की है यहाँ पर, और 150 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 75 हिंदी इंग्लिश के और 75 आपके जो आपके हिंदी के और 75 आपके इंग्लिश के आने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना कई बार क्या होता है कि हम हिंदी इंग्लिश ही पढ़ते रह जाते हैं। भाई 100 में से आपको 40% अलग लाने हैं, 40 मार्क्स, और उस पेपर में फर्स्ट वाले में जीके जीएस वाले में भी 100 में से 40 आपको अलग से लाने हैं, ठीक है। तो अब आपको अल्टीमेटली दोनों पेपर में मिलाकर कम से कम 80 नंबर तो लाने ही लाने हैं, ठीक है। 40% का रूल जो है ये बहुत ही अच्छा नियम है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेहनत कर रहा है वो कम से कम विद्यार्थी इसमें सिलेक्शन जरूर लेता है, और जो ये फर्जीवाड़े में हो जाते थे, जो तुक्केबाजी करते थे, वो यहाँ पर फंसते हैं। तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, मेहनत करोगे तो ही आपको जो है फल मिलेगा। आप सोचोगे सर इसमें 40 मेरे नहीं आते, उसमें नहीं आते, तो नहीं आते उसी को तो लाना है, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। अगर आते होते तो हर किसी का सिलेक्शन नहीं होता क्या? समझ में आई बात? अगर किताबें पढ़ना इतना ही आसान होता या सिलेक्शन होना इतना ही आसान होता तो क्या भारत में हर एक विद्यार्थी यूपीएससी को नहीं निकाल लेता है, या आईआईटी को नहीं निकाल लेता, क्या आईआईएम को नहीं निकाल लेता, क्या नीट को नहीं निकाल लेता, क्या आरएएस को नहीं निकाल लेता? हर चीज आसान नहीं है। हर चीज जो है आपसे टाइम मांगती है, संघर्ष आपका मांगती है, मेहनत मांगती है, और आपका जो है हौसला भी देखती है, आपका पेशेंस भी देखती है कि आप कितने धैर्यवान होकर के लगातार मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको अक्सर यही कहा करता हूं कि लाख दलदल हो पैर जमाए रखना, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना, ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है चलनी में पानी नहीं टिकता, कौन कहता है चलनी में पानी नहीं टिकता, बर्फ बनने तक का इंतजार तो करो, बर्फ बनने तक का इंतजार तो करो। तो आप लोग अगर पानी से बर्फ बनने तक का इंतजार करोगे तो फिर बर्फ भी जो है उस चलनी के अंदर टिकेगी। वैसे ही आप लोग भी अपने सिलेक्शन तक धैर्यवान होकर के पढ़ाई तो करिए, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा।
आपको अपना हौसला रखना होगा, आपको इंतजार करना होगा आपकी सफलता का। सफलता यूं ही नहीं आ जाती है। अगर ऐसे पास में बैठी होती तो मैं पकड़ के आपको हर एक बच्चे को पिटा देता, या अगर मेरे कह देने से आपको सब कुछ याद हो जाता तो मैं इतना बोल लेता कि हर बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। लेकिन सिलेक्शन तब होगा जब मेरा बोला हुआ आपने सुना और आपने लिखा और पेपर में अप्लाई करके आए, तब आपका सिलेक्शन होगा। अपने माता पिता के सपनों को सच करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको जी जान लगानी होगी, आपको आपके आसपास में होने वाली शादियों को बिना देखे रहना होगा। आपको हर जगह जो है जो ये जैसे नारेबाजी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं भजन हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं शादी है, कहीं ब्याह है, कहीं पार्टी है, वहां जाने से रोकना होगा अपने आप को। तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। आप सोचते होंगे कि वहां जाने से क्या हो जाता है। अरे वहां जाने से कुछ नहीं होता तो फिर आपका सिलेक्शन हो गया होता अभी तक। कुछ ना कुछ तो होता है वहां जाने से, आपको नुकसान होता है, इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। और जिसका सिलेक्शन हो जाता है ना, वो देखिए हमेशा अंत में क्या कहता है, मैंने सब चीजें छोड़ दी थी। क्यों छोड़ी थी? उसको पता था कि एक साल अगर सब छोड़ दूंगा तो आगे आने वाला जीवन पूरे साल ये कर पाऊंगा। और आप लोग इन ये जो गिने चुने आपके पास में 25-26 साल तक की उम्र होती है, उसको गवा देते हो, उसको एंजॉय करने में गवा देते हो। उसके बाद में आप पूरी जिंदगी मेहनत करते हो। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपका बच्चा, आपका परिवार एक सुखी जीवन जिए, आगे जाकर के एक रेस्पेक्टेड लाइफ जिए आप, और एक आपके पास में जो है कम, मतलब देखिए ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जो है सरकारी नौकरी से ही आगे बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माता पिता का सपना होता है कि हमें सरकारी नौकरी मिले। तो इस सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, है ना। अगर आप लोग चाहते हैं कि आगे जा करके मैं अपने बच्चे को ये उदाहरण नहीं दूं कि देखो बेटा वो पटवारी है, वो कांस्टेबल है, वो मेरे साथ पढ़ता था, तो वो फिर ये भी तो मन में सोचेगा मेरे पापा नहीं पढ़े होंगे, है। तो आप अपने बेटे के लिए खुद उदाहरण बनिए, आप मेहनत करिए और उदाहरण बनिए उसके लिए कि हाँ मेरे पापा इस पद पर है तो मुझे भी उस पद से ऊपर जाना होगा या उस पद तक तो पहुंचना होगा। मेहनत करिएगा। चलिए, तो आज आप लोगों को मैंने बता दिया है कि किस प्रकार का आपका पैटर्न है, किस प्रकार आपका सिलेबस है, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। और इंग्लिश के लिए आप एसपी बख्शी साहब की पुस्तक ला सकते हैं, या और भी कोई आपको अच्छी लगती हो इंग्लिश की वो ले सकते हैं। ठीक है। अब आपके देखिए, अपन ने सभी पॉइंटों पर बात कर ली। मैंने प्रथम प्रयास में कैसे निकाला तो बता ही दिया है आपको कि भैया सीधी सी बात है, मेहनत करी थी और जो जो चीजें आपको बताई है वही चीजें मैंने करी थी। साइंस के नोट्स वो के वही आपको पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स वो की वही पढ़ाने वाला हूँ, हिंदी आपको वही पढ़ाने वाला है। मतलब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, हो सकता है मैं भी पढ़ा दूं कुछ टॉपिक्स जैसे विलोम शब्द वगैरह आपको याद करवाने के लिए। ठीक है। और आपका अब जो है बात करते हैं भर्ती कब आएगी। तो देखिए भर्ती जो है इस साल आएगी, सीधी सी बात है। और आपको बता दूं कि भर्तियों की घोषणा फरवरी से पहले पहले हो जाएगी लगभग, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि आगे जो है लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और चुनावों से पहले आचार संहिता लग जाएगी। तो आचार संहिता से पहले पहले भर्तियों के घोषणा होने की पूरी संभावना है। और आपने देखा होगा कल की मीटिंग के अंदर भी जो 100 दिवस की जो कार्यवाही आपने देखा था, एक बीच में जो है पूरी लिस्ट आई थी कि ये भर्ती आने वाली है, ये वो सब, वो उसके ऊपर अनुमोदन भी किया गया है कल की मीटिंग के अंदर। तो इसका मतलब जरूर सरकार कहीं ना कहीं जो है भर्तियों को लेकर के भी सतर्क है और लगातार भर्तियों पर कार्य चल रहा है। तो नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है, बस आपको तो अपनी मेहनत जारी रखनी है। ठीक है। चलिए, तो बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।